हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 9 इकोनॉमिक्स का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 2, पीपल एज रिसोर्स, संसाधन के रूप में लोग। हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 2 के पार्ट 1 को कवर कर लिया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 2 के पार्ट 1 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख ले, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम लोग चैप्टर 2 के पार्ट 2 को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन, पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। लाइक विलास एंड सकल, people have been in various activities. We saw that Vilas sold fish and Sakal got a job in the farm. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सकल और विलास डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। सकल एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता था, वहीं विलास मछली बेचता था। ऐसे ही दूसरे लोग भी डिफरेंट एक्टिविटीज में शामिल होते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज का सिंपल मतलब यह है कि लोग अलग अलग तरह के काम में इन्वॉल्व है। कोई कृषि कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करता है, कोई आईटी फर्म में काम करता है, एक्सेट्रा। विलास और सकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं। हमने देखा कि विलास मछलियां बेचता था और सकल को एक फर्म में नौकरी मिल गई थी। द वेरियस एक्टिविटीज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन सेक्टर्स, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इन डिफरेंट एक्टिविटीज को तीन मेन सेक्टर में क्लासिफाई किया जाता है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। विभिन्न क्रियाकलापों को तीन प्रमुख क्षेत्र को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है। अब इनको एक एक करके समझते हैं। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है? एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आता है। फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल हैं। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए। मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर में आता है। जितने भी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं वो सब सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक में विनिर्माण शामिल है। इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में क्या क्या आता है? ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। तृतीयक क्षेत्रक में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल किए जाते हैं। इस पॉइंट को भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए, इस इमेज में डिफरेंट सेक्टर्स को दिखाया गया है।
यहाँ पे कृषि हो रही है तो ये प्राइमरी सेक्टर है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो ये सेकेंडरी सेक्टर है। यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ये टर्शियरी सेक्टर है। The activities in this sector result in the production of goods and services. These activities add value to the national income. These activities are called economic activities. हमारे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में जो डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही है, उससे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। इन एक्टिविटीज से, इन गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन से हमारे नेशनल इनकम में वैल्यू एडिशन होता है। हमारी नेशनल इनकम बढ़ती है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। इसलिए इन एक्टिविटीज को इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी आर्थिक क्रियाएं बोला जाता है। इस क्षेत्रक में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव टू पार्ट्स, मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के दो भाग हैं, मार्केट एक्टिविटीज यानी बाजार क्रियाएं और नॉन मार्केट एक्टिविटीज यानी गैर बाजार क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं के दो भाग होते हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। Market activities involve remuneration to anyone who performs, that is, activity performed for pay or profit. These include production of goods or services, including government service. मार्केट एक्टिविटी में काम के बदले पैसा मिलता है, मतलब जिस काम के बदले पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रही है या फिर प्रॉफिट मिल रहा है, वो मार्केट एक्टिविटी में आता है। जैसे गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के बदले हम प्रॉफिट चाहते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट एक्टिविटी में आती है। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब्स में सैलरी मिलती है तो गवर्नमेंट जॉब्स भी मार्केट एक्टिविटी में आती है। जिस काम में पेमेंट इन्वॉल्व है वो काम मार्केट एक्टिविटी में आता है। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए। नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। These can be consumption and processing of primary product and on account production of fixed assets. जब प्रोडक्शन सेल्फ कंजम्पशन के लिए हो रहा हो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी में आता है। जिस काम में पेमेंट प्रॉफिट ना इन्वॉल्व हो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी में आता है। जब आप सब्जी वगैरह उगाते हो लेकिन उसे मार्केट में नहीं बेचते हो, अपने खुद के कंजम्पशन के लिए यूज करते हो, वो नॉन मार्केट एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। जब आप फिक्स्ड एसेट यानी अचल संपत्तियों को खुद के लिए यूज करते हो, पैसा कमाने के लिए यूज नहीं करते, तो वो भी नॉन मार्केट एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। फिक्स्ड एसेट का एग्जाम्पल है लैंड, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। इस पॉइंट को भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन इन द फैमिली। हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजंस के वजह से पुरुष और महिलाओं के बीच काम को बांट दिया गया है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवारों में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स एंड मेन वर्क इन द फील्ड्स। महिलाएं मोस्टली घर के कामकाज देखती हैं और पुरुष खेत में काम करते हैं। इस तरीके से मेन एंड वुमेन के बीच में लेबर को बांटा गया है। आमतौर पर महिलाएं घर के कामकाज देखती हैं और पुरुष खेतों में काम करते हैं। सकल्स मदर शीला cooks food, cleans utensils
washes clothes, cleans the house, and look after her children. Sakal's father Bhuta cultivates the field, sells the produce in the market, and earns money for the family. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सकल की मां शीला खाना पकाती थी, बर्तन साफ करती थी, कपड़े धोती थी, घर साफ करती थी, अपने बच्चों का ख्याल रखती थी। सकल के पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे, फार्म प्रोड्यूस को मार्केट में बेचते थे, परिवार के लिए पैसा कमाते थे। सकल की मां शीला खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। सकल के पिताजी बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। शीला is not paid for the services delivered for upbringing of the family. Bhuta earns money which he spends on rearing his family. शीला घर की देखभाल के लिए जो काम करती थी, उसके लिए उसे कोई पैसा नहीं मिलता था। बूटा पैसा कमाता था और उस पैसे को अपने परिवार के पालन पोषण के लिए खर्च करता था। शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती है, उसके लिए उसे कोई भुगतान नहीं किया जाता। बूटा धन कमाता है जिसे वो परिवार के पालन पोषण पर खर्च करता है। Women are not paid for their service delivered in the family. The household work done by women is not recognized in the national income. इस कहानी से हमें यह पता चला कि महिलाएं जो घर के कामकाज करती हैं, परिवार की देखभाल करती हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उसके लिए उन्हें कोई पेमेंट नहीं किया जाता। महिलाओं द्वारा जो हाउस होल्ड वर्क होता है, उसे नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता। उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। गीता, मदर ऑफ विलास, earned an income by selling fish. Thus, women are paid for their work when they enter the labor market. विलास की मां गीता मछली बेचकर पैसे कमाती थी। इस तरह महिलाएं जब घर के बाहर निकलकर काम करती हैं, तो उन्हें पेमेंट मिलने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने लेबर मार्केट यानी श्रम बाजार में प्रवेश किया है। विलास की मां गीता मछली बेचकर आय कमाती थी। इस तरह महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं। Their earning, like that of their male counterpart, is determined on the basis of education and skill. पुरुष की तरह महिलाओं को भी कितना पेमेंट मिलेगा, ये उनके एजुकेशन और स्किल पे डिपेंड करेगा। उनके पुरुष सहयोगी की ही तरह उनकी आय उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल to make better use of the economic opportunities available before him. अगर एक व्यक्ति शिक्षित है, तो वो अपने सामने उपलब्ध इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। एक व्यक्ति कितना कमा पाएगा, ये उसके एजुकेशन और स्किल पे डिपेंड करेगा। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक हैं। अब मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मीगर एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। ज्यादातर महिलाओं के पास बहुत कम एजुकेशन और लो स्किल है, क्योंकि उन्हें एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड ही नहीं की जाती। अगर फैमिली में एक लड़का है, एक लड़की है, तो ऐसा देखा जाता है कि लड़के को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ाया जाता है, वहीं लड़की को कोई छोटा मोटा कोर्स करवा दिया जाता है। ऐसे केसेस हमें आज भी देखने को मिलते हैं और इसी वजह से ज्यादातर महिलाओं के पास बहुत कम एजुकेशन और स्किल लो होते हैं। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मेन। जब महिलाओं को प्रॉपर एजुकेशन ट्रेनिंग नहीं दी जाती, तो उनके स्किल भी नहीं डेवलप हो पाते, तो इस वजह से उन्हें पुरुषों से कम पे किया जाता है।
पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर। वेरियस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज मीगर। ज्यादातर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। लीगल प्रोटेक्शंस भी बहुत कम होते हैं महिलाओं के पास। अधिकतर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव है। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय irregular and low income. In this sector, there is an absence of basic facilities like maternity leave, child care, and other social security systems. ऐसे सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार भी इरेगुलर है और इनकम भी बहुत कम है। ऐसे सेक्टर में बेसिक फैसिलिटीज जैसे मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर और दूसरे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई महिला गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री में काम करती है जो विंटर क्लॉथ्स बनाते हैं। अब जब कपड़े की डिमांड आएगी तभी उस महिला को रोजगार मिलेगा। डिमांड ज्यादा होगी तो एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा। इनकम लो होती है, बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलती। काम पूरा हो जाने पर या डिमांड कम हो जाने पर उस महिला को काम से निकाला भी जा सकता है। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। However, women with high education and skill formation are paid at par with the men. अगर महिलाओं के पास हाई एजुकेशन और हाई स्किल्स हैं तो उन्हें पुरुषों के बराबर पे किया जाता है। तथापि उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। Among the organized sector, teaching and medicine attract them the most. ऑर्गेनाइज सेक्टर में टीचिंग और मेडिसिन महिलाओं को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। सम विमेन हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब दैट नीड हाई लेवल्स ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस। कुछ महिलाएं एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरे जॉब्स भी कर रही हैं जिसमें हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस चाहिए होता है। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है जिनमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 के पार्ट 3 को शुरू करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।